अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपकी फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। ठीक है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेरेंटल का जो वर्ड है बेसिकली वो ड्राइव हुआ है टू वर्ड से, पैरा और एंट्रल। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड और एंट्रल का मतलब होता है एंट्रॉन्स, दैट इज योर इंटेस्टाइन, यानी कि वो रूट जो भी अदर देन आपके इंटेस्टाइन वाले रूट का हो। मतलब ये कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ड्रग की आप करते हैं वो ओरल रूट के अलावा या इंटेस्टाइनल रूट के अलावा किसी भी और रूट से करते हैं वो सब पेरेंटल में आता है। ठीक है, पेरेंटल्स में आपके इंजेक्टेबल्स भी आ जाते हैं, इनहेलेशंस प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वो डोजेज फॉर्म है जो इंजेक्ट की जाती है वाया डिफरेंट रूट सच एज आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस और अदर्स। अगर हम इम्पोर्टेंटली देखें तो आपकी एक प्रॉपर्टी ना आपकी सारी पेरेंटल्स में जरूर होनी चाहिए, दैट दे मस्ट बी स्टेराइल। ठीक है, इन्हें स्टेराइल होना चाहिए, मतलब 100% जर्म फ्री होना चाहिए। बिकॉज आपका जो ब्लड है ना बेसिकली वो स्टेराइल होता है, उसमें कोई भी पैथोजन नहीं होता। अब आपके ब्लड में ना सारी वो चीजें प्रेजेंट होती हैं, सारे वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सब वो चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी पैथोजन को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन केस अगर आपके ब्लड में कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आ जाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि वो जो आपकी पैथोजन है उससे हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा और वो ग्रो करने शुरू हो जाएगा, वो डिवाइड करने शुरू हो जाएगा रैपिडली। ठीक है, तो आपकी कंडीशन डेवलप हो जाती है बॉडी में जिसे हम बोल देते हैं सेप्सिस या ब्लड पॉइजनिंग। ठीक है, फिर उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, काफी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं जो आप इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में वाया कैथेटर्स, निडल्स, तो वो 100% आपके स्टीराइल होने चाहिए। यही रीजन होती है कि आपके पेरेंटल्स जो होती हैं वो स्टीराइल होती हैं। इवन के जो आपकी इंजेक्शंस सिरिंजेस होती हैं, कैथेटर्स होते हैं, इन्हें भी स्टीराइल बनाया जाता है, सो क्योंकि ये भी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इंजर्शन जब भी किसी चीज की होगी उसे उसका स्टीराइल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सेकंड जो है इसमें आपके मोस्ट कॉमन अगर हम देखें इंजेक्शंस आ जाते हैं, इन्फ्यूजन्स आ जाते हैं, पाउडर्स फॉर इंजेक्शंस आ जाते हैं, ड्राई पाउडर्स फॉर इंजेक्शंस। अब इनके जो भी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबके डिफरेंट हैं और अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि एफिकेशियस हो, और इनका जो सेकंड गोल है वो ये कि स्टेराइल होने चाहिए। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा ना हम लोगों ने उसकी स्टेरिलिटी को डिस्कस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल्स। के स्टेराइल इंजेक्टेबल्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो स्टेराइल इंजेक्टेबल्स बनाने के दो मेथड हैं। एक तो ये कि आप हर चीज को शुरू से ही स्टेराइल इन्वायरमेंट में रखें, स्टेराइल कंटेनर हो उसमें स्टेराइल प्रोडक्ट डाल दें और सील कर लें। सेकंड मेथड ये होता है कि आप पहले अपनी प्रोडक्ट बना लें, उसके बाद आप उसे कंटेनर में डाल लें, कंटेनर में डालने के बाद उसे स्टीराइल कर लें। ठीक है, तो दोनों मेथड आपकी एप्लीकेबल होते हैं। ये जो अब आपकी जो अगर हम देखें ये प्रोसेस, तो ये आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल, डिजाइन, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपके प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो बाकी है आपकी, अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी जो ये पेरेंटल्स हैं ये 100% पैथोजन फ्री भी होने चाहिए और पायरोजेंस फ्री भी होने चाहिए। पायरोजेंस फ्री का क्या मतलब है? पायरोजेंस फ्री का मतलब है कि ऐसे पार्टिकल जो बॉडी में जाकर फीवर प्रोड्यूस करें, ठीक है, उन्हें पायरोजेंस कहते हैं। तो ऐसे भी कोई भी आपका कंपोनेंट आपके इंजेक्टेबल्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन हम देखेंगे
कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम चीज़ों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन बहुत ही नेसेसरी होती है फॉर, क्यों नेसेसरी होती है, ये क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन बेसिकली ऐसी टेक्निक को बोलते हैं जिसके थ्रू हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। इवन के उनके स्पोर्स को भी किल कर देते हैं और उस प्रोडक्ट को 100% माइक्रोब फ्री कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपकी क्या होती है, ये बेसिकली आपकी स्टेरिलाइजेशन होती है। इससे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स हो जाता है, इंक्लूडिंग इट्स स्पोर्स। अब जो आपकी अगर हम देखें अब जो आप ना स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं उसकी एफिकेसी आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। आपकी कितना परसेंट आपकी वो मटेरियल कंटेमिनेटेड है उस पर डिपेंड करती है। फिर ये कंडीशन किस कंडीशन में है, फाइनल प्रोडक्ट आपकी आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम मेथड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिन्हें यूज करके आप चीज़ों अपनी जो ये फार्मास्यूटिकल्स हैं इनको क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले हीटिंग इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बेसिकली एक प्रेशराइज्ड कंटेनर होता है जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, जिसमें स्टीम जनरेट की जाती है और उसकी स्टीम की हेल्प से आपकी चीज़ों को या मटेरियल को ऑटोक्लेव किया जाता है। इसे स्टीम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। फिर आ जाती है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम ना वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई हीट यूज करते हैं, जैसे आपके ओवन्स आ जाते हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन्स वगैरह, उनमें उनमें जो हम करते हैं मटेरियल को अपना एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए रख देते हैं और वो आपके स्टेरिलाइज हो जाते हैं। फिर फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन में हम डिफरेंट फिल्टर पेपर्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, वो डिफरेंट मटेरियल से भी फिल्टर्स बने होते हैं। कुछ इसमें लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं, कुछ इसमें जो है आपके हैपा फिल्टर्स वगैरह भी आ जाते हैं जो एयर को फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फिर गैस स्टेरिलाइजेशन आ जाती है, गैस की मदद से जो हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। फिर रेडिएशन के थ्रू भी हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपने अपनी जो माइक्रो थी उसमें काफ़ी डिटेल में ना डिस्कस की थी। ठीक है, अभी हमने इसका सिर्फ जनरल ओवरव्यू ही लिया है कि क्या प्रोसेस होते हैं। अब जो मेथड आप चूज करेंगे ना वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के टाइप पे, मटेरियल पे, उसका नेचर कैसा है, इन सब बातों पे। ठीक है, कि वो मेथड होना चाहिए जो प्रोडक्ट को डिग्रेड ना करे। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था पेरेंटल से रिलेटेड। इसके बाद जो हमने देखने हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सीपियंट्स को, जो कि आपकी इन्हीं जो फार्मास्यूटिकल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनमें भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सीपियंट्स जिन्हें हम एडिटिव्स भी बोलते हैं, जिनमें हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सॉल्युबलाइजर्स, सस्पेंडिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, स्टेबलाइजर्स, ये सब आ जाते हैं। तो ये इन सबको ना थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अब ना हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी कि आपकी बेसिकली जो ड्रग होती है उसे एक फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसी फॉर्म जिसके थ्रू वो बॉडी में एडमिनिस्टर करवाई जा सके, हमें कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको केमिकल रिएक्शन से बचाएं, जो उसे सेफ रखें, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाएं, उसे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करें। उन सब इंग्रेडिएंट्स को हम एडिटिव्स बोल देते हैं। ठीक है, या एक्सिपिएंट्स बोल देते हैं। ये आपकी हर तरह की डोजेज फॉर्म जो भी आप बना रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, स्वीटनेस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या आते हैं, ये एडिटिव्स भी होते हैं। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव बेसिकली माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। फिर आपके एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं जो चिलेशन को रोकते हैं। चिलेशन बेसिकली ऐसा होता है कि जिसमें ना आपके मेटालिक आयन ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, उसको प्रिवेंट करना, डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करना। फिर ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं हम टैबलेट्स वगैरह में,
जो कि उन्हें मशीन के साथ बाइंडिंग से रोकते हैं। फिर डिसइंटीग्रेंट्स यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको टैबलेट्स में बताया था कि डिसइंटीग्रेंट्स का काम ये है कि बॉडी के अंदर टैबलेट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, सो दैट वो रिलीज एपीआई को रिलीज करे और अपनी एब्जॉर्ब हो, ठीक है, और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसी तरह कोटिंग जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। कुछ स्टेबिलिटी के लिए कोटिंग की जाती है, कुछ जो है फिल्म कोटिंग जैसे कि स्वॉलोइंग को ईज करने के लिए की जाती है, कुछ कोटिंग जो है अपीयरेंस को इनहेंस करने के लिए की जाती है, कुछ आपके डिसइंटीग्रेशन टाइम को कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग आ जाते हैं। फिर अब जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पॉजिटिव्स हैं, इनके बिल्कुल डिफरेंट हम बेसिस और डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, क्योंकि इनका बिल्कुल टेक्सचर और नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बेस्ड करता है आपकी डोजेज फॉर्म कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट यूज करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे जनरल एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि मोस्टली हर फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं, जिनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपके प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली ना आपके नेचुरल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को माइक्रोबियल ग्रोथ, आपकी प्रोडक्ट में माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई पैथोजन ग्रो ना कर जाए, क्योंकि अगर पैथोजन ग्रो करेगा तो वो उस प्रोडक्ट को खराब कर देगा। अगर खराब कर देगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना रिजल्ट नहीं देगी, असर नहीं करेगी, ठीक है। ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड, पेंट, बायोलॉजिकल सैंपल्स, वुड्स, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। या आपकी जो प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन होती है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है और अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस हैं, उन सबको ये रोकते हैं, ठीक है। अगर कॉमन एग्जांपल इनमें देखें तो बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट, क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ये सारे आपके एग्जांपल्स आ जाती हैं प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट पे आपके आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है कि कोई केमिकल जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चेन्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दें, और उस चेन्स ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और डिफरेंट सब्सटेंसेस बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, और वो फर्दर रिएक्शंस को कंटिन्यू रख रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट हो गई है बिल्कुल डिग्रेड, ठीक है, तबाह हो गई है। तो इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं केमिकल, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स खुद को यूज करवाते हैं, मतलब ये जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन होगा उसके साथ खुद रिएक्ट कर लेंगे और आपकी जो प्रोडक्ट है उसे रिएक्ट होने से बचाएंगे, ठीक है। तो ये खुद की एक तरह से खुद का सेक्रीफाइस करते हैं और आपको क्या करते हैं, वो मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब जो अगर हम ऑक्सीडेशन की थोड़ी सी बात कर लें, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली केमिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। या अगर हम सिंपली देखें ना, अगर ऑक्सीडेशन को, तो ऑक्सीडेशन को हम दो तीन तरह से डिफाइन करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या आपका हो सकता है लूज या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली इस तरह से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली फिर इसके रिजल्ट में आपके पास फ्री रेडिकल वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं बॉडी में, और फिर उसमें बहुत आपकी बॉडी को भी हार्म करते हैं, इवन कि आपकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उन्हें भी डिग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो जो आपके फ्री रेडिकल के सोर्स हैं वो सिगरेट है, टॉक्सिन्स है, सनलाइट है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये ये सारी आपकी बॉडी को डैमेज करती हैं, सेल डेथ करती हैं, इवन के कैंसर कॉजेज भी होती है, क्योंकि डीएनए म्यूटेशन वगैरह भी ये कॉज करती हैं।
अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इसी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और इसे अपनी जो प्रोडक्ट है उसे फिनिश फॉर्म में ही रखते हैं। अच्छा, तो इसमें अगर कॉमन एग्जांपल हम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फेट, ये सारी इसकी कॉमन एग्जांपल्स में आ जाते हैं। फिर आपके सॉल्युबलाइजर्स आ जाते हैं। सॉल्युबलाइजर्स क्या करेंगे, सॉल्युबलाइजर्स बेसिकली ये यूज होते हैं सॉल्युबलाइजेशन के लिए, फिर ड्रग को सॉल्युबल करने के लिए यूज किए जाते हैं, इंजेक्टेबल्स को सॉल्युबल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका थोड़ा डिफरेंट नेचर है, ठीक है, और वो सॉल्युबल नहीं हो रही आपके सॉल्वेंट में, रिलेटिव सॉल्वेंट में, तो आप बेसिकली सॉल्युबलाइजर ऐड कर देंगे। वो क्या करेंगे, वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेंगे और उस प्रोडक्ट उस मटेरियल को सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये यूज किस लिए किए जाते हैं, इंप्रूव करने के लिए सॉल्युबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो आपके वाटर हीटिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि लिपिडिक नेचर के प्रोडक्ट जो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए सॉल्युबलाइजर बेसिकली यूज किए जाते हैं। और इसके रिजल्ट में आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल है आपके ब्लड में, ठीक है, जो कि आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या जो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर देखें तो ये आपकी जो सस्पेंशंस हैं, जेल्स हैं, कोलाइड्स हैं, उनको भी स्टेबलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अलावा ऑरल सॉल्यूशंस देखें, सिरप्स, एलिक्सर सॉल्यूशंस, इन सब में यूज किए जाते हैं। इनमें अगर हम एग्जांपल देखें, अल्कोहल्स, कॉर्न ऑयल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ये सारे इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने सस्पेंशन, इमल्जन और सोल्यूशन का डिफरेंस किया था, तब हमने देखा था कि सस्पेंडिंग एजेंट बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं और उन्हें मिजिबल करने में हेल्प आउट करते हैं या सस्पेंड करने में पार्टिकल्स को मदद करते हैं। ये बेसिकली ना आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है उसकी विस्कोसिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए इन्हें विस्कोसिटी इनहेंसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सस्पेंशन में विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं। कंटिन्यूअस फेज जो आता है आपका, मतलब कंटिन्यूअस फेज का मतलब है सॉल्वेंट, ठीक है, उसको जो है उसमें जो आपका सोल्यूट पार्टिकल होता है उसे लॉन्ग टाइम के लिए सस्पेंडेड रखते हैं। अब जो बेसिक अगर हम देखें सस्पेंडिंग एजेंट, तो वो टू फंक्शन आपकी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक विस्कोसिटी को इनहेंस करते हैं, दूसरा पार्टिकल को सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड कैसे करेंगे, अब इसकी देख लेते हैं कि ये फिल्म बेसिकली पार्टिकल के अराउंड बना लेते हैं और इंटरफेशियल पार्टिकल जो डिक्रीज कर देते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को। इस चीज को हम जरा ना देख लेते हैं। अच्छा, जैसे आपके पास ना अभी यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये लेट से कि ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है और साइड स्पेस की क्या है, ये वाटर है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब ये जो आपकी सस्पेंडिंग एजेंट है, इसका ये होता है कि एक साइड से ना ये कनेक्ट कर सकता है आपकी हाइड्रोफोबिक एजेंट के साथ, और एक साइड से इसकी एबिलिटी होती है कि ये कनेक्ट कर सकता है आपके हाइड्रोफिलिक पोर्शन के साथ। ठीक है, इसमें ये दोनों के साथ ना लिंक कर सकता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी होता है और हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी होता है। तो ये ना उनके अराउंड एक लेयर से बना लेता है। ठीक है, और एक साइड से एक को कनेक्ट कर लिया, दूसरे साइड से दूसरे को कनेक्ट कर लिया, और इन दिस वे ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखने में और इंटर पार्टिकुलर जो आप कह सकते हैं फोर्स होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और जब वो सस्पेंड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी विस्कोसिटी भी इनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही विस्कोसिटी को ये इंक्रीज करेंगे तो फिर भी ये होगा कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस ना स्लो डाउन हो जाता है। सेडिमेंटेशन होता है सेटलिंग डाउन का प्रोसेस। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर दो मटेरियल हैं,
ठीक है। अगर ये आपका जैसे कोई जार है, उसके अंदर ना कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इसमें पार्टिकल सस्पेंडेड है। अगर हम कह दें ये सॉइल पार्टिकल है, पानी में हमने डाल दी सॉइल, अब कुछ देर तो पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे, आपने जब तक शेक किया, कुछ देर के बाद ये सारे जो हैं बॉटम पे आ जाएंगे, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब बॉटम पे सेटल डाउन होने में अगर ये कोई थिक मटेरियल होगा तो उसे टाइम लगेगा, लेकिन अगर थिन मटेरियल है, लिक्विड फ्लो है उसका, तो वो क्विकली नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो सस्पेंडिंग एजेंट है वो थोड़ी जो विस्कोसिटी है उसको भी इनहेंस कर देते हैं। विस्कोसिटी को इनहेंस करते हैं तो वो उसकी जो सेटलिंग डाउन है उसको भी क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम सस्पेंडिंग एजेंट की लिस्ट देखें तो केशिया, ट्राइगेकेंस, बेंटोनाइट, सीएमसी, ज़ैंथन गम, ये सारे जो है आपके क्या हैं, ये आपके सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं। फिर आ जाते हैं बफरिंग एजेंट्स। बफरिंग एजेंट्स या बफर्स क्या होते हैं, जो आपकी मटेरियल या जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसमें पीएच चेंज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, पीएच को मेंटेन रखते हैं बेसिकली। ये आपके मिक्सचर होते हैं वीक एसिड का और इसकी कॉन्जुगेट बेस का, या वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का, और ये चेंज इन पीएच को ना रेजिस्ट करते हैं। देखो जब आपका मटेरियल है, इतने सारे केमिकल हैं वो आपस में मिक्स हुए हैं, एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, तो इंटरेक्शंस वगैरह ये सारी चीजें क्या करती हैं, कुछ उसमें केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करवा देती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में आपकी पीएच चेंज हो सकती है। तो बेसिकली बफरिंग एजेंट ना उस पीएच चेंज को प्रिवेंट करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एसिड और एल्कली जो आपके बफरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अगर आप उसमें एसिड या एल्कली डालेंगे, कुछ आ जाते हैं या इन्वायरमेंट की वजह से कोई इस तरह के एसिड या बेसिक सोल्यूशन आ जाए, आ गए उसके अंदर, तो उसको वो प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, बफरिंग, ये जो बफरिंग एजेंट्स हैं इनकी भी वेरिएबल प्रॉपर्टीज होती हैं, और कुछ जो होते हैं मोर सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, कुछ जो होते हैं एसिडिक होते हैं, कुछ जो होते हैं बेसिक होते हैं। अब इनकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो पोटेशियम फॉस्फेट है, सोडियम एसिटेट है, सोडियम सिट्रेट है, एनहाइड्रस और डीहाइड्रेट एसिटिक एसिड आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके बफर्स की एग्जांपल है। एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगहों पे ये यूज किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज किए जाते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। ठीक है, आपकी ये जो केमिकल एनालिसिस होता है उसमें कैलिब्रेशन वगैरह के लिए, ठीक है, कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, इन सब के लिए भी यूज किए जाते हैं। जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं रिसर्च में यूज होते हैं, वो भी आपके जो है बफर्स के ही बने होते हैं। ठीक है, बफर उसमें एडेड होते हैं, ठीक है, सो दैट उसमें पीएच चेंज ना हो। फिर आपके स्टेबलाइजर्स आ जाते हैं। स्टेबलाइजर्स में क्या करना है, आपकी केमिकल रिएक्शंस को प्रिवेंट करना है, स्टेबल रखना है आपकी प्रोडक्ट को। ये ना बेसिकली आपके जो रिएक्शंस होते हैं ना बिटवीन द केमिकल्स, उनको प्रिवेंट करते हैं। अगर हम देखें तो आपके जो एक्सीपियंट्स हैं वो भी केमिकल एजेंट्स हैं, उनकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपस में रिएक्ट ना कर लें। ठीक है, अगर हम इसकी अगर सिंपल वे में देखें तो जैसे सस्पेंडिंग एजेंट है वो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्वेटिव हैं वो माइक्रोबियल स्पॉइलेज को प्रिवेंट करते हैं, बफर जो हैं वो आपके पीएच को चेंज होने से प्रिवेंट करते हैं, उसे उसी ऑप्टिमल पीएच पे रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो स्टेबलाइजर्स हैं वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को एनहेंस करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एक्सिपिएंट्स थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आपकी जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी पैकेजिंग और फिलिंग ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है।